तो ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग एमएल का सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। हाँ, क्या चीज? हाँ, वो तो पहले ही शेयर किया था, याद होगा तो। ये मैंने पहले ही शेयर किया था, अभी वहीं से हम लोगों ने लिंक भी निकाला ना कि ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया था पहले ही। कब किया था? तो ये 20 को ही शेयर किया था, जिस समय हमने पढ़ाया था ये। क्या आप इसको अच्छे से क्या करो, रिवाइज करो। तो एक बार तुरंत रिकैप कर रहे हैं कि हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल्स में क्या क्या देख रहे थे। तो सुपरवाइज था। सुपरवाइज में क्या होता है? लेबल डेटा होता है, जो क्या होता है? कैटेगरिकल होता है। ठीक है। कैटेगरिकल किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल में कोई बताओ। जरूरी नहीं। तो आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होंगे? फिक्स होंगे। तो उसको बोलते थे हम लोग कैटेगरिकल लेबल्स। देन उसमें जो पहला हमारा मॉडल था वो कौन सा था? तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से क्या बेनिफिट था? इसका यूज हम लोग बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे थे। ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी आपके पास आउटपुट रहेगा, वो क्या रहेगा? दो ही आउटपुट रहेंगे, या तो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे रहेगा, 0 1 के बेस पे होगा, यस नो के बेस पे होगा, फ्रॉड नॉट फ्रॉड के बेस पे होगा। मतलब दो ही आंसर होंगे। तो उसको बोलते हैं बाइनरी। ठीक है। देन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या था कि दो से ज्यादा होंगे। जैसे कि मान लो हम लोग कस्टमर सेगमेंट का यूज कर रहे हैं, तो 3 तरीके का हमें कस्टमर मिलेगी: हायर, मॉडरेट और लोअर। तो क्या हो गया? दो से ज्यादा हो गए, तो इसको बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है। कि जब हमारे पास वाई लेबल होगा, वो क्या होगा कि दो से ज्यादा होगा। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे कैंसर का एग्जांपल रहता है। कैंसर में क्या रहते हैं? स्टेज रहते हैं। देन आपको प्रेडिक्ट करना है कि किस लेवल का कैंसर है, तो क्या करते हो? पहला रहता है बिगिनर, स्टार्टिंग लेवल, मॉडरेट और हाई। आप इस तरीके से क्या कर रहे हो? दो क्लास से ज्यादा कि आप डेटा पुट करोगे, उसके बेस पे प्रेडिक्ट करके बताया कि उनको कौन सी कैटेगरी का कैंसर है। तो उसका बिगिनर है, या फिर मॉडरेट है, या क्या है उनके पास? हाई रिस्क वाला है। तो ये चीज हम लोग क्या करते थे? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में देखते हैं। तो इसका कोडिंग अगर आप देखो किस तरीके से था कि सिंपल आप क्या करते हो? मॉडल इंपोर्ट करते थे एलआर का। देन उसका क्या करते थे हम लोग कि मॉडल बनाते थे रेजेक्स के, सॉरी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू। देन फिट करते थे। इतना ही क्या था हमारे पास काम था। इंट्यूशन इसके पीछे का क्या था? लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कैसे करता था? तो जो भी, हाँ, क्या चीज? तो ये है ना, ये आपके पास लिंक शेयर किया है ना। आप एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ दे सकते हैं। बाकी जो भी एडिट का काम होगा सिर्फ मैं करूँगा। तो कोई भी चीज अपडेट होगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या था कि ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है कि मान लो हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाए। बट स्ट्रेट लाइन में क्या था कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। एक लाइन ड्रॉ करोगे तो कहाँ से कहाँ के बीच जाएगा? माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं तक जा सकते हो। तो उसको बोलते हैं। तो वो चीज क्या था कि यहाँ पे था, तो इसको हमें क्या करना था कि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करना था। कि ये जो लाइन ड्रॉ होगा तो कहाँ से कहाँ के बीच में हमेशा जाएगा? कोई भी वैल्यू रहे तो 0 से 1 के बीच में ही जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा। यहाँ से भी जो वैल्यू होगा उसको क्या करना होगा? इसी के अंदर लाना पड़ेगा। कि जो यहाँ से 0 से कम होगा उसको भी क्या करना होगा? इसी के अंदर लाना होगा। और जो 1 से ज्यादा होगा इसी को क्या करना होगा? इस रेंज के अंदर लाना होगा। तो कैसे लाएंगे? तो रेंज पे लाने के लिए हम लोग क्या करते थे? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करते थे। तो उसमें से एक होता था हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिक बोलते थे, या तो फिर इसको बोलते थे हम लोग सॉफ्ट मैथ्स। सॉफ्ट मैथ्स ये क्या करता है कि जो भी वैल्यू आपके पास आएगा उसका रेंज 0 से 1 के बीच में कर देगा। इसका काम बस इतना ही होता है कि आपने एक वैल्यू पास किया, मान लो कि 3 4 0 1, ये पास कर दिया किसके अंदर? सिग्मोइड फंक्शंस के अंदर। तो जैसे आप इसके अंदर पास करोगे तो वो जो वैल्यू आएगा अब रिटर्न होगा यहाँ से, वो क्या मिलेगा? 0 से 1 के बीच में मिलेगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशंस के बेस पे अगर काम कर रहे होंगे तो जब भी होगा तो हमारे पास क्या होता है कि एक वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में मिल सकती है। कि 0 से 1 के बीच में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। तो जिधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर वैल्यू क्या है? 0.7 है, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 0.4 है, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी कम है।
अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसको क्या बोल देंगे, यस बोल देंगे, और जो प्रोबेबिलिटी कम होगी उसको नो बोल सकते हैं। तो ये चीज प्रेडिक्शंस के बेस पे चलता था। तो ये चीज हमारा क्या था, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में। एडवांटेज इसका क्या था कि ये फास्ट था और इफिशियंट था, कि कोई भी लोग इसको यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि लीनियरली सेपरेटेड डेटा, कि अगर आप कोई भी विजुअलाइजेशन करके देखोगे स्कैटर प्लॉट में, तो अगर डेटा आपको क्या दिख रहा है कि लीनियरली सेपरेट हो सकता है दो क्लास में, तो आप उसके लिए क्या बना सकते हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट, कि जो भी आउटपुट आता है वो प्रोबेबिलिटी में आता है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमारे पास जो डेटा है वो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि वो एक लाइन से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, स्ट्रिक्ट लाइन से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। दूसरा हमारे पास क्या है, सेंसिटिव टू आउटलायर्स, कि अगर उसमें आउटलायर रहेगा तो हमारा जो लीनियर रिग्रेशंस का मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का मॉडल है, वो फेल हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, एजम्पशंस इंडिपेंडेंस ऑफ द फीचर्स, कि हम लोग को एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो भी फीचर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे फीचर से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, कि अगर एक फीचर चेंज करे तो दूसरा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। देन इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम नॉन लीनियर मॉडल्स का यूज कर लेंगे। तो नॉन लीनियर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कैनन का। कैनन क्या करता है, डिस्टेंस बेस काम करता है, कि जो भी चीजें होगी वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे काम होगा। देन इसमें क्या था, इंस्टेंस बेस था, जो नियरेस्ट होगा वही उसका क्या होगा, क्लास बन जाएगा, मतलब प्रेडिक्शंस बन जाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। देन फिर हमारे पास तीसरा हमारे पास क्या था, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये सिंपल है, इसमें ट्रेनिंग फेज नहीं है। अगर ट्रेनिंग भी करते हैं तो क्या करता है, सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक क्या होता था, जिसमें हम लोग मैनिपुलेट करते थे, तो इसमें मैनिपुलेशन के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं था। ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है नॉन लिनियरिटी। डिसएडवांटेज क्या होगा, स्लो हो जाएगा लार्ज डेटा के, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा डेटा होगा उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने में उतना टाइम लगेगा, तो ये स्लो हो जाएगा। सेंसिटिव टू इरेलीवेंट फीचर्स, अगर आपके पास क्या है कि जो फीचर्स है जिसका कोई काम नहीं है, अगर उसके बेस पे आपने उनको रखा है आपने मॉडल ट्रेन करने के लिए, तो वो क्या होगा कि वो सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब उसके बेस पे भी बिहेव करेगा, कि उनका कोई भी यूज केस नहीं है बट उसके बेस पे भी क्या कर रहा है वो बिहेव कर रहा है। नीड गुड डिस्टेंस मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग वहां पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जैसे मैनहट्टन का होगा, इक्लूडियन का होगा, मिनकॉस्की का होगा, तो उसमें से क्या होना है कि जो भी डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है वो परफेक्टली क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। यूज केस क्या होता है इसका, तो ज्यादातर इसका यूज केस हम लोग रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए करते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे आप कुछ भी बाय करते हो तो आपको रिकमेंडेशन आता है कि इनके साथ आप ये भी बाय कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग उसका यूज करते हैं। देन अगर इसमें हमारे पास क्या है, लिमिटेशन है, किस लिए कि इसमें जो होगा वो डेटा लार्ज नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रेनिंग में टाइम लगेगा। देन फिर इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास आया था डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का काम क्या होता है, बताया था कि जो भी हमारे पास अब डिसीजंस होंगे वो क्या होगा, ट्री बेस्ड डिसीजंस होगा। कि आप एक कॉलम कोई भी पिक करोगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया था उसमें से, कि मान लो आपने लोकेशंस पिक कर लिया। अब लोकेशंस के बेस पे क्या होगा, सेपरेट होगा कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, यस नो के बेस पे, या फिर जो भी हमारे पास डेटा होगा उसके बेस पे होगा। देन जैसे ही वो आगे जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा कि मान लो उनके बाद हमारे पास क्या हो गया, रूम के बेस पे, कि कितने नंबर ऑफ रूम्स है उसके बेस पे डिसीजन होगा। तो ये सारा चीज क्या होगा, एक पैरेलली चलेगा। तो इसी को बोलते थे डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्यों बोलते थे, क्योंकि हर एक नोड में ये क्या करता था, डिसीजन मेकिंग करता था और उसके बेस पे रिजल्ट लाता था। अब इसको भी क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल क्या था, कि आप क्या करते हो, डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज करते थे। इंट्यूशन क्या था, कि ये स्प्लिट करता है डेटा को रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब क्या हो गया, कि जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलता तब तक क्या होगा, कि उनका जब तक बेस केस सही नहीं होता तब तक वो क्या करेगा, चलता जाएगा। तो इसमें क्या चांसेस रहते थे, कि आप रिड्यूस करते थे क्या, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या होता था, याद है, इम्प्योरिटी का मतलब क्या था, बताओ। अब इसको मुझे दो क्लास में सेपरेट करना है, तो मैंने एक बार डिसीजंस लिया, एक दो तीन चार, और यहाँ पे भी होगा तीन तीन छः, तीन दो पाँच, और इधर चार है ना, तो दो जीरो इधर आ जाएंगे और दो इधर आ जाएंगे।
अब इसको मैं दोबारा क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। इधर जीरो वाले एक साइड आ गए, क्रॉस वाले इस साइड। अब यहाँ पे देख के बताओ इम्प्योरिटी और प्योरिटी का मीनिंग क्या है। कि जो पहला क्लास है हमारा टोटली क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब मिक्स है। अब इसको प्योर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे कि ये क्या है, कि इसके बेस पे कुछ डिसीजन होगा, डिसीजन के बेस पे हमारे पास क्या होगा, कुछ डेटा इधर आएंगे, कुछ डेटा इधर जाएंगे। ठीक है। अब इधर जो हमारे पास डेटा आया, अब इसमें क्या होगा कि इसकी ये प्योर है, ये इम्प्योर है। इम्प्योर है क्यों, क्योंकि दोनों अभी भी मिक्स है। तो फिर क्या करोगे आप, फर्दर इसको स्प्लिट करोगे। फिर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे मान लो एक इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पे भी क्या है कि ये प्योर हो गया, और ये क्या है, अभी भी इम्प्योर है। तो इम्प्योर, तो फिर क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा अपने आप। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से चलता जाएगा। कि जब तक ये प्योर नहीं हो जाता ईच एंड एवरी नोड, तब तक क्या होगा, ये चलता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिकर्सिवली चलता रहेगा। ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक हमें प्योर क्लास ना मिल जाए। प्योर क्लास क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या करें, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करें ना। तो अगर सेपरेटली अगर क्लासीफाई कर पा रहा है, तभी इसका मतलब क्या है कि वो सही बता रहा है। बट इसमें चांसेस क्या रहेगा, ओवरफिट होने का। ओवरफिट का होने का चांसेस का मतलब क्या हो गया, कि गलत बताने के चांसेस ज्यादा हो गए। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लास्ट स्टेप तक वो रिकर्सिवली क्या कर रहा है, स्प्लिट करता जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ईच एंड एवरी नोड क्या होगा, ट्रेनिंग के लिए फिट हो जाएगा। बट हमारे पास अगर नया डेटा आएगा, तो उसको वो तो नहीं पता चल पाएगी कहाँ पे जाना है। तो क्या करेगा कि जो जनरलाइज वे होगा वो उधर मूव करेगा। तो जनरलाइज वे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, चांसेस क्या रहेंगे, गलत होगा। क्यों, ये स्पेसिफिक पाथ पे ही मूव करके क्या कर रहा है, इसको कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसको कट करते थे। तो मुझे पता है कि यहीं तक क्या होगा, एक दो क्लास क्या होगा, इम्प्योर होगा, चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं तक लास्ट लेवल रखेंगे। तो इसको क्या करते थे, प्योरिंग करते थे। प्योरिंग मतलब इससे पेड़ पौधे की छटाई करते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी कटिंग करते थे, कि इसके आगे ये मॉडल जाएगा नहीं, मतलब इसके आगे वो रिकर्सिवली नीचे नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं डेप्थ। कि ये क्या हो गया, ट्री का डेप्थ हो गया, कि हमें कितने डेप्थ तक जाना है। क्यों करते हैं, ताकि हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो जाए। ओवरफिट का मीनिंग क्या था, हम्म, कि जब हम लोग ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग में क्या कर रहा है, सारा आंसर करके दे रहा है। जब टेस्ट लेंगे तो क्या होगा कि वहां पे आंसर गलत दे देगा। तो वो चीज होता है ओवरफिटिंग। मतलब ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जैसे एग्जांपल, कि अगर आपका मॉक चल रहा था, तो क्लास के मॉक में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट जैसे इंटरनल कोई बाहर आके ले रहा था, तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो ये क्या हो गया, ओवरफिट हो गया। समझे, ओवरफिट क्यों किया, कि आपको क्लास में क्या था, कि सारी चीजें पहले से चीजें पता थी कि इस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से क्या था, कि आपको प्रैक्टिस था, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है, कि अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस वही चीजें की हो जाएगी, तो चांसेस क्या रहेगा, ओवरफिट होने का। तो आपको फिर क्या करना होगा ओवरफिट से बचाने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, कि जहाँ पे हम लोग लास्ट तक ट्रेनिंग क्या करें, कि बता दे रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, वो चीज हमें हटानी पड़ेगी थोड़ी सी। कि मैंने बोला कि ये 10 क्वेश्चन दिया है, तो ये 10 क्वेश्चन ही आएंगे। वो ना बता के आप क्या करेंगे, कि 100 क्वेश्चन दे देंगे। आप 100 में बोलेंगे कि 10 क्वेश्चन आएगा। तो इससे चांसेस क्या रहेगा, कि हमने डेटा बढ़ा दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसके बेस पे आप ट्रेनिंग करोगे सारे क्वेश्चंस का। अब उसके बेस पे क्या होगा, कि अगर कोई भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर दे सकते हो, है ना। कि पहले जो था कि परफेक्ट था, अगर इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता, तो आप आंसर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे चांसेस क्या रहेगा, कि आप आंसर कर सकते हो। मतलब आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ये समझ में आया। तो यही चीज एमएल मॉडल के लिए भी करते हैं। तो वही चीज हमारा क्या होता है, ओवर फिटिंग होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, कि जो हमारा ये प्योरिटी कैसे रिड्यूस होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड थे, एक गिनी था, एक इंट्रोपी था। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कि ये दोनों क्या इम्प्योर है। कि मैंने बोला कि जीरो की मतलब ये क्या है, सर्कल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे। तो सर्कल का क्या हो सकता है, कि कितने सर्कल है, तो 4 है। और टोटल कितने नंबर है, 9 है। तो कितना हो जाएगा, 10 मान लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना होगा, 40%। तो 0.4 वैल्यू आएगा। कि जो हमारे पास सर्कल होने का चांसेस यहाँ पे है, वो कितना है, 40% चांस है ना। अब ये चांस हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो इस चीज को क्या करते हैं, जैसे आप नीचे जाओगे, तो यहाँ पे अगर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सर्कल की यहाँ पे, कि हमारे पास दो सर्कल है, और टोटल कितने वैल्यू यहाँ पे, 2 है। तो ये क्या हो गया, 100% हो गया। इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, कि यहाँ पे ये हमारा प्योर हो गया, कि सर्कल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 100% चांस है।
तो यही चीज हमें कहाँ पे चेक करते हैं, गिनी और इंट्रोपी में चेक होता है इंटरनली। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये चीज हम लोग इस पे कर रहे थे। अब इसका एडवांटेज क्या रहेगा, इजी टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, समझाना। कि जैसे मैंने आपको समझाया, तो इजी टू क्या हो गया, इंटरप्रेट हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि इसको समझाना इजी होता है। दूसरा, हैंडल कैटेगरिकल्स एंड न्यूमेरिकल डेटा, ये दोनों टाइप के डेटा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तीसरा, नो नीड फॉर द फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग का मतलब क्या था, याद है शिवम, फीचर स्केलिंग, स्केल क्या होता था, स्केल क्या होता है। हम्म, तो वही, कि इसमें आप क्या करते हो, स्केलिंग चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप स्केल में क्या रहता है, नंबर रहता है, तो उसमें मीटर, सॉरी उसमें क्या रहता है, मिलीमीटर रहता है और सेंटीमीटर रहता है, यही दो रहते थे ना। अगर मेरे पास क्या है कि डेटा बहुत ज्यादा है, अगर आप मैप यूज करते होगे, तो मैप में आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ये देखा है, लिखा हुआ रहता है गूगल मैप में भी और सब जगह भी। इसका मतलब क्या हो गया, कि जो आपके पास मैप पड़ा हुआ है उसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर का क्या करोगे, डिस्टेंस देखोगे, तो वो किसके इक्वल होगा रियल वर्ल्ड में, 1000 किलोमीटर के बराबर होगा, है ना। क्योंकि मैप क्या होता है, कि छोटा होता है ना, उसके बेस पे क्या होगा, सारा चीज हमें चेंज करना पड़ेगा डेटा। तो हमने क्या बोल दिया, कि जो 1 यहाँ पे होगा, 1 सेंटीमीटर, वो क्या होगा, 1000 के बराबर होगा। तो वही चीज होता है स्केलिंग। क्या आप स्केलिंग को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज। इसमें भी डेटा क्या होगा, कि हमारे पास ज्यादा होगा कम होगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्केल कर सकते हैं। क्यों करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए, कि हमारा कैलकुलेशंस क्या इजिली हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि फीचर स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कि मतलब आप अपने रेंज को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, समझे। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की मदद नहीं पड़ती, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कि जो डेटा है उसी को पास कर सकते हो। बस आपको डेटा क्लीन करना पड़ेगा। बट देन डिसएडवांटेज क्या है, जो मैंने बताया था, कि प्रोन टू ओवरफिटिंग। चांसेस क्या रहेंगे, कि ओवरफिट होने का ज्यादा चांसेस है। क्यों, क्योंकि वो लास्ट पार्ट तक चला जा रहा है, जब तक वो सही नहीं होगा तब तक क्या करेगा, वो नीचे चला जाएगा। अब इस पे दूसरा हमारे पास क्या, अनस्टेबल विद द स्मॉल वेरिएशंस इन डेटा। अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, कि हो सकता है कि ज्यादा वेरिएशंस नहीं है डेटा के बीच में, तो वो क्या होगा, कि चांसेस रहेंगे वो गलत आंसर करेगा। कि मान लो कि एक क्वेश्चन है, या फिर आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो मार्केट, दोनों का सारा चीज सेम सेम है, बट क्या है, कि हो सकता है कि कुछ लोगो डिफरेंट हो, यहाँ पे कुछ लोगो डिफरेंट होता है। तो उस डिफरेंस के बेस पे आप क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या है, ये कलर पसंद है। अब दोनों में क्या है, कि सिंपली सिर्फ एक लोगो के चक्कर में क्या है, कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो वो डेटा में यहाँ पे भी होता है, कि जब हमारे पास वेरिएशंस कम होगा, कि दोनों अप्रोक्स क्या होंगे, सेम सेम दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर प्रिडिक्शन सही से नहीं कर पाते। या तो फिर क्या होगा, कि दोनों ले लोगे, या फिर क्या बोलोगे, ठीक है जो भी लेना है ले लो, ये रहता है। तो ये चीज यहाँ पे भी होता है, कि अगर वेरिएशंस कम होगा, कि हम लोग दो चीजों को अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, सेपरेशन पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो उसके बेस पे क्या होगा, कि ये आंसर गलत करेगा। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना। ओवरफिटिंग, तो ओवरफिटिंग से कैसे बता सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं, हाइट को, जो मैंने बताया था, कि आपको क्या करना है, कि लेवल ऑफ डेप्थ 5 4 3 2, जितना भी आप देखोगे उतना जा सकते हैं। एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। प्री का मतलब क्या होता है, कि जब मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे उससे पहले क्या करेंगे, ट्री को कट कर देंगे। कि ट्रेन करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, कुछ चीजों को इतने ही हाइट तक जाएंगे वो मैंने डिफाइन कर दिया। दूसरा क्या होगा, कि पहले मैंने मॉडल को ट्रेन किया, देन उसके बाद देखा कि कहाँ तक हमारा क्या है, सही आंसर आ सकता है, देन उसके बाद मैंने क्या किया, कट किया। तो वो चीज क्या होता है, पोस्ट प्यूरिंग होती है। यूज कब करेंगे इसको, कि यूज व्हेन इंटरप्रेटेबली एंड स्पीड आर रिक्वायर्ड, जब आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी तब। यूज केस क्या है, क्रेडिट कार्ड स्कोर, ये सारा चीज हम लोग चेक करते हैं ना, वहां पे आपको दिखेगा। लिमिटेशंस आपको क्या है, कि ये ओवरफिट इजिली हो जाता है। देन कैसे कम करेंगे इसको, तो फिर आप क्या कर सकते हो, प्यूरिंग कर सकते हो, जो मैंने बताया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, असेंबल मेथड यूज कर सकते हो। तो असेंबल मेथड्स होते क्या है, असेंबल का मतलब क्या होता है, याद है, असेंबल का मीनिंग क्या होता है, याद होगा, रियल में बोलते हैं ना, कि असेंबल करके दो, अरेंज, है ना, बोलते हैं ना कि असेंबल कर लो, या फिर बोलते हैं असेंबली। असेंबली में क्या होता है, सीक्वेंस में, या फिर क्या होता है, सिंपली एक तरीके से रहते हैं। तो असेंबली में क्या होता है, असेंबल
असेंबल का मतलब कि आप क्या करते हो कि मल्टीपल चीजों को कंबाइन करके एक साथ रखते हो, कि मेरे पास क्या है कि ये तीन चीजें हैं, अब तीनों को क्या करूंगा मैं कंबाइन करके एक साथ रख। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है असेंबल मेथड्स में। ये क्या करता है कि अगर एक मेथड अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा कि दो मेथड की डिसीजन ट्री प्लस एसबीएम दोनों एक साथ यूज कर लिया, तो दो मॉडल आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा कि जो पहले सिंगल मॉडल से एक्यूरेसी आ रही थी उससे ज्यादा आएगा, है ना। बट इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि ये टाइम भी ज्यादा लेगा, क्योंकि दो मॉडल भी ये तो है, दोनों आपस में क्या करें ट्रेन तो करेंगे ना, तो इसमें टाइम क्या होता है इंक्रीज हो जाता है बस। बट असेंबल टेक्निक्स हमारे पास यही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं ऑल असेंबल टेक्निक्स में, तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिखेगा, ये दिख रहा है कि असेंबल टेक्निक्स होते क्या है। असेंबल टेक्निक इज मशीन लर्निंग कंबाइन मल्टीपल इंडिविजुअल मॉडल्स, ये दिख रहा है कि आप सिंपली क्या करते हो कंबाइन करते हो मल्टीपल मॉडल्स को टू क्रिएट मोर रोबस्ट एंड एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मॉडल्स। ये क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि मोर रोबस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो इजीली प्रिडिक्ट हो जाए और क्या मोर एक्यूरेटली आंसर करे। दिस अप्रोच लिवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइवर्स मॉडल्स एंड मिटिगेट्स देयर इंडिविजुअल वीकनेस। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो हमारे पास दो मॉडल है, पहले वाले के पास क्या है कि टेक्निकल, अगर आप एक लोग का एग्जांपल है, एक के पास क्या है कि टेक्निकल अच्छा है बट उसका क्या है कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। दूसरा क्या है कि दूसरे के पास क्या है कि कम्युनिकेशन अच्छा है बट टेक्निकल वीक है। तो जॉब किसी दोनों को एक साथ मिल सकते, मतलब दोनों अगर कहीं पे भी जॉब में जाएंगे तो दोनों को क्या होगी इक्वलिटी आएगी, है ना। बट मैंने क्या किया कि ठीक है जॉब में क्या होता है प्रोजेक्ट ही मिलता है, तो अगर मैं क्या करूंगा कि हम लोग एक प्रोजेक्ट लाएंगे कंपनी से, बट क्या होगा कि कंपनी से जो बात करेगा वो कम्युनिकेशंस वाला होगा, वो अच्छे से बात करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको क्या करेंगे टेक्निकली हैंडल ये दूसरा वाला बंदा करेगा। अगर दोनों मिलके क्या कर रहे हैं एक ऑफिस खोल लिया, कि दोनों ने क्या बोला कि ठीक है हम लोग जॉब नहीं करेंगे, अब हम लोग ने क्या किया एक ऑफिस ओपन कर लिया, अब दोनों मिलके काम करेंगे। इसका काम क्या रहेगा क्लाइंट हैंडल करना, और इसका काम क्या रहेगा प्रोजेक्ट में टूल्स के थ्रू कोड करना, है ना। तो दोनों के बीच में क्या होगा कि एक का स्ट्रेंथ दूसरे का क्या हो गया, एक का वीकनेस दूसरे के लिए स्ट्रेंथ हो गया, तो इसके बेस पे क्या होगा कि ये फिर अच्छे से काम कर सकता है ना। तो यही कॉम्बिनेशन असेंबल भी हम लोग यूज करते हैं। ये हो सकता है कोई एक मॉडल जहाँ पे वीक होगा दूसरा मॉडल क्या होगा वहां पे स्ट्रांग होगा। अगर दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो क्या होगा कि दोनों की स्ट्रांगनेस क्या बोलते हैं कि दोनों दोनों का जो वीकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो यही चीज असेंबल में भी होता है, ये समझ में आ कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझे तो यही है असेंबल का मतलब। अब इसमें भी क्या है कि दो तरीके से असेंबल होता है, कि असेंबल में आपको यहाँ पे दिखेगा किस तरीके से क्या है कि अलग अलग हमने क्या किया मॉडल ले लिया, कि ये वन मॉडल हो गया, ये दूसरा मॉडल हो गया और ये तीसरा मॉडल हो गया। तीनों क्या करेंगे अपने केस पे लर्न करेंगे और तीनों क्या करेंगे प्रिडिक्ट करके कुछ आंसर करेंगे। अब जिसका आंसर सही होगा ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे दो यस है और एक यू नो नो है, तो किधर चांसेस ज्यादा होंगे यस की तरफ, तो फाइनल आंसर क्या होगा यस। ये चीज हमारे पास क्या है कि इस तरीके से आपको असेंबल पे दिखेगा। अब मैंने बताया इसमें दो तरीके का असेंबल होता है, पहला पैरेलली और सीक्वेंस। पैरेलल और सीक्वेंस में क्या होता है बता सकते हो एक कि अगर मैं बोलूंगा कि पैरेलली सारा काम करो इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने अभी मुझे बोला था कि घर से आने के बाद क्या करेंगे कि जॉब भी ढूंढेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे, तो ये बेसिकली क्या हो गया ये सीक्वेंस में हो गया, ये फिर पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो वही चीज यहाँ पे भी होगा कि दो काम हम क्या करेंगे पैरेलली करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल। और दूसरा हमारे पास सीक्वेंस मतलब पहले काम कंप्लीट होगा फिर क्या होगा दूसरा काम स्टार्ट होगा, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से करते हैं। तो कि जैसे आपने क्या किया कि मैं पहले ग्रेजुएशन करूंगा उसके बाद ही कहीं पे जॉब करूंगा, तो वो क्या हो गया सीक्वेंस बेस हो गया कि एक काम कंप्लीट होगा तभी दूसरा काम क्या होगा स्टार्ट होगा। इसी चीज में असेंबल में भी होता है कि आप असेंबल दो तरीके से कर सकते हो, पैरेलली भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो सीक्वेंस पे कर सकते हो, तो उसी को बोलते हैं बैगिंग बूस्टिंग और स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब क्या था कि वन बाय वन। अब बैगिंग का मतलब क्या हो गया कि आप पैरेलली एक बैग में क्या करते हो, जैसे बैग है आपके पास क्या होते हैं तीन क्या बोल सकते हो उसको, जैसे तीन लेयर होते हैं। ये सबसे लोअर लेयर होता है जिसमें आप लैपटॉप रखते हो, देन उसके बाद का होता है जिसमें आप क्या करते हो अपना कॉपी पेन रखते हो, एंड देन सबसे ऊपर में रहता है जिसमें क्या रहता है स्टेशनरी रहता है या फिर आपके पर्स या फिर आपका जो भी सामान रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है एक के ऊपर एक रहता है, तो उसी को बोलते हैं पैरेलल कि आप पैरेलली क्या करो
तीन अलग अलग सेक्शन में अपना सारा सामान रखते हैं। तो यही बैगिंग होता है, ये समझ में। देन बूस्टिंग में क्या होगा कि आपने क्या किया, यहाँ तक हमने कुछ डेटा पुट किया, अब यहाँ से क्या होगा, दूसरा मॉडल आएगा, अब आगे काम करेगा, फिर तीसरा आएगा, यहाँ पे क्या होगा, बूस्ट होगा। जैसे अगर आपने ओलंपिक में भी देखते हो, गेम स्पोर्ट्स में क्या होता है कि 400 मीटर्स का क्या है, रनिंग है। तो उसमें क्या रहता है, स्टेज रहते हैं कि 100 मीटर क्या करेगा, एक बंदा दौड़ेगा और उसके हाथ में कुछ रहेगा, वो क्या करेगा, सामने वाले को जब तक नहीं देगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा रहता था, देखा। देन जैसे वो यहाँ तक पहुंचेगा 100 मीटर का, देन उसको जैसे ही देगा वो क्या करेगा, फिर आगे वो जाएगा, फिर उसको वो आगे जैसे वो क्या करेगा, देगा, उसके बाद वो आगे जाएगा। फिर जैसे वो आगे को क्या करेगा, पिक करवाएगा, वैसे फिर वो आगे जाएगा, देन 400 पे क्या करेगा। अब एक ही बंदा यहाँ से यहाँ तक दौड़ता तो क्या होता, उसका टाइम भी लगता है। दूसरा चीज कि ये क्या हो सकता था कि टायर्ड हो सकता था, मतलब थक भी जाता है ना। बट यहाँ से 100 मीटर इसको दौड़ना है तो ये अपना जी जान लगा सकता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जाएगा तो क्या होगा कि अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। और जहाँ पे उसका परफॉर्मेंस लूज होगा, वो सेकंड वाला क्या करेगा, तुरंत उनसे लेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको फिर बूस्ट कर देगा, मतलब फिर वहां से वो स्पीड अप ले ले। इसी तरीके से सारा चीज चलेगा, इसी बोलते हैं बूस्टिंग। कि ये क्या करेगा कि जैसे यहाँ तक जाते हो तो यहाँ पे जो भी एक्यूरेसी आएगी वो यहाँ तक ठीक है, और जो डेटा अनएक्यूरेट आ रहा है कि जिसका आंसर सही नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से वो डेटा लेगा और उसको क्या करेगा, प्रेडिक्ट करके देखेगा। देन ये भी क्या करेगा, कुछ आंसर सही करेगा और कुछ आंसर गलत करेगा। तो फिर नेक्स्ट मॉडल आएगा, वो क्या करेगा, वही आंसर को ट्रेन करेगा जो क्या है गलत है, उसके बेस पे उसमें भी क्या आएगा, सही आएगा, कुछ गलत है। ये कब तक चलेगा, जितना आप आपने क्या किया, ये मॉडल्स ऐड ऑन करोगे कि मैं 3 4 10 15 जो जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बूस्टिंग हो गया। ये समझ में आया। एंड देन स्टैकिंग का मतलब क्या हो गया कि ये बैगिंग की ही तरह होगा, बट क्या होगा कि इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल रखेंगे। कि एक डिसीजन ट्री रख लिया, एक हमने एसवीएम रख लिया, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशंस रख लिया, और लीनियर रख, मतलब इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब बैगिंग में क्या था कि आप एक ही मॉडल यूज करते हैं। अगर रैंडम फॉरेस्ट यूज करें तो 10 मॉडल आप क्या यूज कर रहे हो, सिर्फ रैंडम क्या बोले, डिसीजन ट्री का ही यूज कर रहे हो। बूस्टिंग में क्या करते हो, अगर 10 बूस्टिंग यूज करें तो सब क्या होंगे, एसवीएम यूज करें तो सारा एसवीएम होगा। ठीक है। इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस होगा। इसमें क्या होता है कि जो भी आप यूज करते हो वो सेम क्या होता है, मॉडल होते हैं। अब स्टैकिंग में क्या होता है कि अलग अलग मॉडल होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला मैं बैगिंग दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, बैगिंग का। बैगिंग में आपको दिख रहा होगा क्या चीज, देखो, ये पैरेलल दिख रहा है, ये सीक्वेंस में दिख रहा है। तो मैंने बताया था बैगिंग क्या होता है, सीक्वेंस पे होता है ना। कि आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग हमारे पास मॉडल्स है। तो ये हमारा बैगिंग का था। तो बैगिंग में क्या होता है, मैंने बताया था कि आप अलग अलग मॉडल लेते हो कि हमारा डेटा, या सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा स्प्लिट करेंगे। कि 4 मॉडल है तो चारों मॉडल के लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो हमने क्या किया, वही डेटा को 4 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हर एक पार्ट क्या आएगा, हर एक मॉडल के पास जाएगा। ये मॉडल 1 हो गया, ये मॉडल 2 हो गया, और ये मॉडल 3 होगा। अब तीनों में प्रिडिक्शंस होगा और उसके बेस पे क्या होगा कि आपको आंसर मिलेगा। अगर आंसर रिग्रेशन का है, रिग्रेशन का मतलब क्या होता था, कंटिन्यूअस डेटा।
कंटिन्यूस मतलब जैसे प्राइस, मैंने पूछा हाउस की प्राइस, तो हर एक डेटा के लिए क्या होगा, हाउस की प्राइस अलग अलग होगी। तो वो चीज क्या होता है, रिग्रेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, एवरेज निकलता है। अगर मैंने बोला प्रिडिक्शंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, क्लासिफिकेशंस मतलब कैटेगरिकल। तो जिसका कैटेगरी की वैल्यू ज्यादा होगी, कि ज्यादा लोग यस बोल रहे हैं तो हमें किसकी तरफ जाना होगा, यस की तरफ जाना होगा। ज्यादा लोग नो बोल रहे हैं तो हमें किसकी तरफ जाना होगा, नो की तरफ जाना होगा। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, वोटिंग सिस्टम कर रहे हैं। जिसका वोट ज्यादा होगा उसी के क्या जाएंगे हम लोग, उसी की तरफ से हमारा प्रिडिक्शन होगा। तो किसके लिए होता है, क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज भी हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं इसको, वोटिंग भी हो सकता है। वोटिंग कब होगा, जब क्लासिफिकेशन के लिए होगा, और एवरेज कब होगा, जब रिग्रेशन के लिए होगा। तो ये दोनों के लिए क्या होता है, यूज हो जाता है, रिग्रेशन के लिए भी यूज करते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, देन इसके बाद फिर हमने बताया था इसका, बाकी ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन कनेक्ट करो, नहीं ज्यादा देर नहीं, ऑनलाइन कनेक्ट करें सर, कुछ देर पढ़ा लेते हैं। हम्म, ये भी आधा घंटा है। म्यूट कर लेना। पुराना वाला ही है। हम्म, ऑफ हो गया। स्पीकर और माइक दोनों ऑफ कर। हाँ जी, माइक और स्पीकर दोनों, स्पीकर मीन्स उसको जीरो साउंड कर देंगे। हम्म, अभी से एक है बस। हम्म, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या है, क्रिएट मल्टीपल मॉडल्स बाय ट्रेनिंग ऑन द डिफरेंट रैंडम सबसेट विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा बूटस्ट्रैप। तो जो भी हम लोग डेटा को डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बूटस्ट्रैप सैंपल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। तो यहाँ से बी ओ आ गया, बी आ गया, और एग्रीगेशन से AGGING। तो इसी को क्या हो गया, बैगिंग बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, सबसे पहला रैंडम फॉरेस्ट की यूज क्या करता है, बैगिंग विद द डिसीजन ट्री एज अ बेस लर्नर। बेस लर्नर का मतलब क्या हो गया, कि जो बेसिक मॉडल हर टाइम यूज हो रहा है। कि अगर यहाँ पे इमेज पे अगर आप देखोगे, तो इमेज में आपको दिख रहा होगा बेस मॉडल लिखा हुआ है, ये दिख रहा है। कि मतलब क्या है, कि ये जो तीन मॉडल बने हैं, वो तीनों किसके बने हुए हैं, तो बेस मॉडल के। और बेस मॉडल में क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, तो डिसीजन ट्री। तो ये डिसीजन ट्री भी है, ये भी डिसीजन ट्री है, ये भी डिसीजन ट्री है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग सेम मॉडल को तो बार बार तो यूज तो कर ही सकते हैं ना, अलग अलग डेटा में। इन्होंने यहाँ पे यही किया है। तो यहीं पे लिखा है कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, कि बैगिंग होता है जिसमें क्या होता है, डिसीजन ट्रीज होते हैं एक से ज्यादा बेस क्लास में। तो ये क्या है, कि यहाँ पे आपको तीन दिख रहा होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज खुद से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बैगिंग हो गया। बैगिंग क्या करता है हमारे पास, रिड्यूस करता है वेरिएंस एंड इंप्रूव द स्टेबिलिटी बाय द एवरेजिंग प्रिडिक्शंस। कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा उसका एवरेज के बेस पे क्या करेगा, वो प्रेडिक्ट करके बताएगा। देन बूस्टिंग में क्या होता था, बताया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बूस्टिंग में क्या होगा, कि जो भी डेटा होगा वो पूरा पहले एक क्लास पे पास होगा, वहां से ट्रेन होगा। देन वो क्या करेगा, कुछ प्रिडिक्शंस करेगा। तो कुछ प्रिडिक्शंस सही भी होगा, और कुछ प्रिडिक्शंस क्या होगा, गलत होंगे, है ना। देन अगेन वो क्या करेगा, सही वाले को अलग रखेगा, और जो गलत प्रिडिक्शंस होगा वो आगे जाके पास करेगा एज ए डेटा। और वो क्या जाएगा, दूसरे मॉडल पे जाएगा। तो ये मॉडल वन हो गया, और ये मॉडल टू हो गया। तो आप देख रहे हो ये सीक्वेंस में जा रहा है ना। फिर दूसरे मॉडल से भी क्या होगा, कुछ प्रिडिक्शंस हो गए, तो ये भी कुछ सही बताएगा और कुछ गलत बताएगा। और जो गलत बताएगा एज ए डेटा क्या होगा,
नेक्स्ट वाले के साथ पास हो जाएगा। एंड देन ये हमारा क्या बनेगा, मॉडल 3। एंड देन ये क्या करेगा, प्रेडिक्शंस करेगा। तो ये हमारा ये भी कुछ ट्रू देगा और कुछ ये भी फॉल्स देगा। तो इसके बेस पे क्या होगा कि फॉल्स वाले को हम लोग बार बार क्या करें, चेक करें। तो इससे क्या होगा कि फॉल्स वाला जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना। तो अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ट्रेनिंग हमारा क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, कि एक्यूरेसी हमारा ज्यादा होगा। बट इसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगता है। क्यों लगता होगा शिवम? एक्यूरेसी तो मिल जाएगी बट इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों लगेगा? हाँ, क्योंकि सीक्वेंस में है ना, जब तक एक मॉडल जब तक काम नहीं करेगा तब तक दूसरे के पास नहीं जाएगा ना। तो सीक्वेंस वाइज है, इसलिए ये क्या करेगा, टाइम लेगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट में क्या था कि आप सीक्वेंशियली ट्रेन करते हैं मॉडल्स को विद द ईच मॉडल फोकसिंग ऑन द करेक्टिंग द एरर्स ऑफ इट्स प्रिडिक्शंस। सेम है। एग्जांपल में इसमें क्या क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास अलग अलग बूस्टिंग टेक्निक होते हैं। तो उसको बोलते हैं एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सी बूस्ट और लाइट जीबीटी। जीबीटी मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग मेथड। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग ही मेथड है बट क्या है, लाइट वेट है। तो ये समझ में आया कि हमारे पास ये चार पांच है ना, एक दो तीन चार है। तो एडा बूस्ट होगा, ग्रेडियंट बूस्टिंग होगा, एक्सी बूस्ट होगा और लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग का मेथड होगा। ठीक है। बेनिफिट इसका क्या होगा, क्या होगा कि बायसनेस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी। बट इसमें फिर इसी के बेस पे क्या होगा, डिसएडवांटेज इसका यही होगा। जैसे एग्जांपल में कि अगर इसके चांसेस होंगे सही करने का ज्यादा, तो ये ओवरफिट होने का चांस रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा कि आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, फाइन ट्यूनिंग के बेस पे। ये समझ में आया कि दूसरा हमारे पास क्या था, बैगिंग। तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, स्टैकिंग। स्टैकिंग में मैंने क्या बताया था कि सेम बैगिंग की तरह होगा, बट डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला लाइन ये दिख रहा है। यहाँ पे जो यूज होगा वो अलग अलग मॉडल होगा। पहला, मान लो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर दिया या लीनियर रिग्रेशन यूज कर दिया। दूसरे में क्या यूज कर दिया, तो एसबीएम यूज कर दिया। तीसरे में क्या यूज कर दिया, तो डिसीजन ट्री यूज कर दिया। ये समझ में आया? और यही चीज अगर आप ऊपर जाते, कहाँ पे, बैगिंग में, तो आपको यही तीन चीजें यहाँ पे भी दिख रही होंगी, है ना। बट यहाँ पे एक बेस मॉडल का नाम होगा, ये दिख रहा है। बेस मॉडल का मतलब क्या हो गया कि जो तीनों मॉडल होंगे वो सेम होगा। कि ये डिसीजन ट्री है तो इसको डिसीजन ट्री 1 बोलते हैं, ये भी डिसीजन ट्री होगा, इसको डिसीजन ट्री 2 बोलेंगे, और यही हमारा क्या होगा, डिसीजन ट्री होगा, इसको डिसीजन ट्री 3 बोलेंगे। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि बैगिंग और स्टैकिंग में क्या डिफरेंस होगा। स्टैकिंग में आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हो। तो जो उसका एडवांटेज होगा सेम इसका भी एडवांटेज होगा। तो ये क्या कर सकता है, कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, ट्रेन मल्टीपल हेट्रोजीनियस मॉडल्स, कि आप एक से ज्यादा मॉडल के साथ इसको ट्रेन कर सकते हो और उसका मॉडल क्या होगा, कंबाइन करके आपको प्रिडिक्शंस देगा। एंड देन बेनिफिट क्या होगा, कैन कैप्चर्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन द डेटा बट इट मोर कॉम्प्लेक्स टू द इम्प्लीमेंट। क्योंकि आप अलग अलग मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी तो क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा। हाँ, तो वही चीज ये यहाँ पे लिख रहा है कि जब भी आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप तो फाइंड कर पाएगा, बट ये क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। देन लास्ट हमारे पास आता है वोटिंग। वोटिंग में क्या होता है, कंबाइंड प्रेडिक्शंस फॉर द मल्टीपल मॉडल्स टेक मेजोरिटी वोट्स। फॉर द क्लासिफिकेशंस के लिए क्या होगा, वोटिंग होगा। और जब हम लोग एवरेजिंग करते हैं फॉर द रिग्रेशन, जो मैंने पहले बताया था, तो ये चीज होगी। बेनिफिट क्या था कि सिंपल इंप्लीमेंट होता है और क्या कर सकते हैं हम इसको, इसके बेसिस पे सारा प्रेडिक्शंस पे भी काम कर सकते हैं। असेंबल का एडवांटेज क्या हो गया कि एक्यूरेसी इंप्रूव होता है, आउटलायर में क्या होता है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, और ओवरफिट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है हमारे लिए। और जनरलाइज मॉडल आपको क्या होता है, इंट्रोड्यूस करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जिस हिसाब से आपका डेटा होगा उस हिसाब से क्या होगा, मॉडल फ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस मॉडल बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। बेनिफिट मैंने बता दिया। देन एक एक करके आप क्या कर सकते हो, मॉडल देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज रिग्रेशंस एंड क्लासिफिकेशंस। तो पहला आपके पास असेंबल के बेस पर बता दिया तीन। बैगिंग रैंडम फॉरेस्ट देखेंगे, बूस्टिंग में ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडा बूस्ट, एक्सी बूस्ट, लाइट जीबीएम एंड कैटा बूस्ट। देन कंबाइन करेंगे। तो पहला हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट आएगा। रैंडम फॉरेस्ट में क्या रहता है
कि डिसीजन ट्रीज ही होते हैं। आप डिसीजन ट्री में एक ही डिसीजन ट्री यूज करते थे, और रैंडम फॉरेस्ट में क्या करते हो, एक से ज्यादा ट्री यूज करोगे। फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा ट्री रहता है। तो वही चीज यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट रहेगा कि एक से ज्यादा आप क्या यूज कर रहे हो, ट्री डिसीजन ट्री मॉडल यूज करोगे यहाँ पे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैंडम फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। इंट्यूशन क्यों इसका यूज क्यों करते हैं, वही सिंपल ओवरफिट के लिए, कि ओवरफिट को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि डिसीजन ट्री क्या करता था, मॉडल ओवरफिट करने के चांसेस रहते थे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो असेंबल हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है। अब उसी के अंदर हमारे पास क्या होगा, कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशंस दोनों होंगे। अगर दोनों इंप्लीमेंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे एन एस्टिमेटर्स दिख रहा होगा, ये बेसिकली होता है कि आप कितने नंबर ऑफ ट्री बनाना चाहते हो। तो मुझे क्या करना है कि इसके अंदर 100 ट्रीज रखने हैं। तो आप ये नंबर क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। एडवांटेज जो हमने अभी तक बताया, ओवरफिट, आउटलायर हैंडल करता है, देन ये काम करेगा बोथ रिग्रेशंस और क्लासिफिकेशन। डिसएडवांटेज क्या होगा, स्लोअर देन इंडिविजुअल ट्री, क्योंकि इसमें क्या है कि मल्टीपल ट्री है तो ये स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेस इंटरप्रेटेबल, इंटरप्रेटेबल का मतलब क्या हो गया, किसी को समझाना, कि अगर आप क्या कर रहे हो कि उसको समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो। तो जो ट्री था, एक ट्री था तो हम लोग उसको अच्छे से समझा पा रहे थे। अगर हमारे पास 1000 ट्री आ जाएंगी तो उसको एक्सप्लेन करना क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि लेस इंटरप्रेटेबल है। यूज केस, सिंपली जो भी हम लोग करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शंस, हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस, मेडिकल डायग्नोसिस। कब यूज करेंगे इसका, जब हमारे पास नॉन लिनियरिटी रहेगा और नॉइस डेटा। नॉइस का मतलब क्या हो गया, कि पैटर्न के साथ अनयूजुअल पैटर्न भी हो गए। कि हमारे पास एक पैटर्न होता है कि यहाँ की प्राइस क्या हो सकती है, हाउस प्राइस इंक्रीज कर सकती है दिल्ली की। बट कभी कभी क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अचानक उन्होंने क्या किया कि वहां पे एयरपोर्ट बनने वाला, तो क्या होता है, प्राइस हाइक हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अनयूजुअल कंडीशन हो गया। उसी को बोलते हैं नॉइस। तो वो चीज क्या कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हो। और तीसरा हमारे पास मेनी फीचर्स। मेनी फीचर्स मतलब आप जितना चाहो उतना कॉलम होगा, कि मान लो 10 कॉलम है, 1000 कॉलम है, तो आप क्या कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट का यूज कर सकते हो। बट इसका भी क्या होगा, कुछ लिमिटेशंस होंगे, कि कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। ये याद रखना कि एमएल पे, एआई पे कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। तो हर एक में क्या होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगा। जैसे अभी जो हाईएस्ट मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं, चैट जीपीटी, उसमें का लिमिटेशंस क्या है, चैट जीपीटी का लिमिटेशंस आपको दिखा है, क्या चीज है। तो हो गया कि पैसे के बेस पे, क्यों जो भी आंसर कर रहा है उसके बेस पे वो ज्यादा क्या करता है, हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेट का मतलब क्या हो गया, कि एक बार में आपको आंसर सही नहीं देगा। देखा है, तो 2-3 बार आप पूछते हो। हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी में 3-4 बार क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को पूछते हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताना होगा, इस तरीके से बताना होगा, तब वो क्या करता है, आंसर सही देता है। उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो अभी भी जो हमारे पास मॉडल है, तो वो भी क्या है कि परफेक्ट नहीं है, उसमें ये लिमिटेशन है कि वो डेटा के बेस पे क्या करता है, हेलुसिनेट करता है। तो मुझे क्या बताना चाहिए सामने वाले को, तो वो क्या करता है, जो उसको समझ में आता है पहले वही बहु बता के निकल जाता है। तो वो चीज कैसे ठीक करते हैं हम लोग, तो अच्छे से प्रॉम्प्ट पास करते हैं। फिर आप क्या करते हो, अच्छे से मैसेज लिखते हो कि नहीं मुझे इसके बेस पे नहीं, इसके बेस पे आंसर चाहिए था, इस तरीके से चाहिए था। तो वो क्या हो गया, उसका लिमिटेशन हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कि लेस ट्रांसपेरेंट होता है। यूज एक्सप्लेनेशन एआई सेप और लाइन, ये क्या करता है, कि आखिर वो टूल किस कॉलम पे कितना काम कर रहा है वो याद रखने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो आपके पास 100 कॉलम है, कि मान लो आपने क्या किया, एक मशीन से बना लिया लोन प्रिडिक्शंस का, वो लोन प्रिडिक्ट करके बता रहा है। अब सामने वाले को क्या हो गया, लोन नहीं मिल रहा है। उसने बोला ठीक है कि मुझे लोन नहीं मिला है, चलेगा, बट मुझे बताओ कि क्या रीजन है जो मुझे लोन नहीं मिल रहा, ताकि उसको इम्प्रूव कर सके, है ना। ऐसा भी तो रहता है। तो आप क्या क्या करोगे, कि मान लो सिविल स्कोर डाउन है, तो आप बोल दोगे सिविल स्कोर क्या करना है आपको, अप करना है ना। अब अप करना, इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि 100 कॉलम है। अब इसमें से कौन से कॉलम के बेस पे हमारा मशीन क्या क्या है, रिजेक्ट किया है, कैसे पता चलेगा हमें। तो वो हमें जल्दी नहीं पता चल रहा। उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कि आपको कुछ अल्टरनेटिव मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो वही चीज हमारे पास क्या है, कि कुछ टूल्स होते हैं जैसे सेप और लाइन। इसके बेस पे क्या आता है, कि आप अपने डेटा को इंटरप्रेट करवा सकते हो। समझे, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, कि आपका जो मॉडल है वो किसके बेस पे आंसर कर रहा है, कौन से कॉलम के बेस पे आंसर कर रहा है, वो आप बता सकते हो। तो आप क्या करोगे,
कि मुझे, मैंने बोला कि आपको लोन नहीं मिल सकता, बोले क्यों नहीं मिल सकता बताओ। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उनको जस्टिफाई कर सकते हो कि आपका ये डेटा है, इसमें से ये और ये चीज कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको लोन नहीं दे सकते। तो ये चीज क्या होता है, इंटरप्रेटेबल हो सकता है। तो ये चीज हम लोग यूज कर लेते हैं। एडा बूस्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं एडेप्टिव बूस्टिंग। कि ये क्या होता है, सिक्वेंशियली रहेगा, फोकस ऑन द मिस्टेक्स ऑफ द प्रीवियस मॉडल। देन ये क्या करेगा कि एडजस्टिंग वेट्स ऑफ द मिसक्लासिफाई इंस्टेंस। वेट्स का मतलब क्या होता है, हाँ, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। तो वो चीज यहाँ पे रहता है। ईच न्यू मॉडल ट्राइज टू करेक्ट द एरर्स ऑफ द प्रीवियस वन। ये मैंने बताया था कि वो पिछले वाले का जो भी क्या रहता है, कि फॉल्स प्रिडिक्शंस वाला रहता है, उसको क्या आता है, ठीक करने का काम करता है। इसको आप कैसे यूज करोगे, असेंबल के ही अंदर हमारे पास क्या था, एडा बूस्ट होता है, उसका आप यूज कर सकते हो। इसमें ये एक एन एस्टिमेटर क्या है, एन एस्टिमेटर 50 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका बेस मॉडल क्या होगा, बैगिंग और बूस्टिंग का बेस मॉडल क्या था, मतलब कौन सा मॉडल इसके अंदर यूज हो रहा होगा ट्रेनिंग के लिए, डिसीजन ट्री। कि बैगिंग और बूस्टिंग में जो बेस मॉडल लिखा हुआ है वो बेसिकली कुछ नहीं, क्या है, वो डिसीजन ट्री है। आपने बोला कि ये भी क्या होगा, डिसीजन ट्री होगा, तो कितना डिसीजन ट्री होंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर 50 डिसीजन ट्री आप क्रिएट करोगे, वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझ में आया। और ये जो क्रिएट होगा वो क्या होगा, सीक्वेंस में होगा। तो ये बूस्टिंग टेक्निक है ना। कैसे पता चल रहा है, तो इसके नेम से भी पता चल रहा होगा, एडा बूस्ट। ये क्या था, सिंपल होता है, इफेक्टिव होता है, वर्क वेल द वीक लर्नर्स। वीक लर्नर मतलब कि जो कमजोर है, तो उसको मैंने क्वेश्चन दे दिया, उसके बेस पे उन्होंने आंसर सही से नहीं किया, देन उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आपने 100 में से एक ही आंसर सही दिया, फिर क्या करेंगे, 99 आगे पास कर देंगे। देन फिर वो क्या करेगा, 100 में से दो आंसर देगा, तीन आंसर देगा, तो इस तरीके से होगा, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। डिसएडवांटेज क्या रहता है इसका, एडाबूस्ट का, सेंसिटिव टू आउटलायर्स और कैन ओवरफिट इफ नॉट ट्यून्ड। ट्यून्ड का मतलब क्या हो गया, फाइन ट्यूनिंग, कि अगर आपने अच्छे से फाइन ट्यून नहीं किया डेटा को, तो क्या होगा कि ओवरफिट होने के चांसेस है। तो सेम यूज कैसे और कब यूज करना चाहिए हमें, जब बेस मॉडल इज वीक एंड यू वांट टू इम्प्रूव वाया टैगिंग। आप बूस्टिंग से क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हो। देन स्ट्रगल विथ नॉइजी डेटा। नॉइजी डेटा मतलब अभी बताया था, इट मीन्स कि अनयूजुअल डेटा, जो हमारे पैटर्न के लिए क्या है, कि सही नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हो, अचानक कोई ऐसा चीज आता है, उसके बेस पे क्या होता है कि प्राइस वहां पे हाइक हो जाता है, तो उसके बेस पे आप नहीं बता पा सकते, है ना? तो वो चीज क्या होता है, अनयूजुअल क्या होता है, इवेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग अनयूजुअल डेटा। क्यों क्या होगा, पैटर्न के बेस पे वो डेटा वहां पे नहीं होना चाहिए। यूज ग्रेडियंट बूस्टिंग और रोबस्ट बूस्टिंग टेक्निक। तो एडा बूस्ट वहां पे काम नहीं करेगा, जहाँ पे क्या होगा, नॉइस होगा, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये भी क्या है, बूस्टिंग टेक्निक है। तो इसमें क्या रहता है, टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शंस यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर याद होगा तो। ग्रेडियंट डिसेंट क्या था, कि हमारा एरर कहाँ पे आएगा मिनिमम, कि मिनिमम एरर कहाँ पे आ सकता है, वो फाइंड करना ही हमारा क्या था, वाई माइनस वाई प्रेडिकेटेड का। इस तरीके से एक फॉर्मूला लिखा था पहले, याद होगा तो, है ना। आप इसको क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो गया, कि ये जो वैल्यू होगा वो मिनिमम कहाँ पे आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो एम के रिस्पेक्ट में और सी के रिस्पेक्ट में। यही करते थे कि अगर मैंने एक बार एम रखा, तो एम के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो ये वैल्यू है वो कहाँ पे मिनिमम आ सकता है। तो ये चीज जो हम लोग चेक करते थे, यही हमारा क्या था, ग्रेडियंट डिसेंट कहलाता था। कि हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू ला के देते हैं। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, सेम बूस्टिंग की तरह होगा, मतलब एडा बूस्ट की तरह होगा, बट इसमें जो टेक्निक यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, तो लॉस फंक्शंस कैलकुलेट करेगा, और उसमें क्या होगा, ग्रेडियंट डिसेंट यूज। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग मैकेनिज्म, GBM। ठीक है। अब ये चीज क्या कहता है, ईच ट्री करेक्ट द रेसिडुअल्स एरर्स ऑफ द प्रीवियस ट्री। मतलब क्या हो गया, कि जो प्रीवियस ट्री में जो भी एरर आया होगा, वो उसको कम करने का क्या कहता है, ट्राई करता है कि कहाँ पे और कम कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग के बेस पे होता है। ठीक है। इसको इंपोर्ट आप कैसे करते हो, सिंपल,
कि जिस तरीके से अभी तक सब कलर यूज करते थे, असेंबल के अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्रेडेड बूस्टिंग, क्लासिफायर है तो क्लासिफायर और रिग्रेसर है तो रिग्रेशन। देन उसका क्या बनाते हैं आप, पॉकेट वेट बना लेते हैं। एडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। दूसरा, कस्टमाइजेबल लॉस फंक्शन, आप लॉस फंक्शन क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज क्या होगा, तो ट्रेनिंग में आपका टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या, सेंसिटिव टू ओवरफिट, तो इसका भी चांसेस थोड़ा सा क्या रहेगा कि आपके पास ओवरफिट होने का रहेगा। एक्यूरेसी ज्यादा तो देगा ही देगा, प्लस इसका क्या होगा, ओवरफिट होने का भी चांसेस है ना। यूज केस क्या रहेगा, तो आप देखो इंश्योरेंस क्लेम प्रेडिक्शन, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि कोई भी बंदा किस एड पे कितना क्लिक करेगा, उसके क्या चांसेस है, वो प्रिडिक्शंस के बेस पे, तो उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट प्रिडिक्शंस। द व्हेन टू यूज, जब आपको लगता है कि द परफॉर्मेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस ज्यादा होना चाहिए चाहे वो जितना भी टाइम लगे, है ना। स्पीड को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, अगर स्पीड इंक्रीज करना रहेगा तो कैसे करेंगे, हार्डवेयर इंक्रीज करके, कि जहाँ पे 4 GB का रैम था वहां पे क्या करेंगे 16 GB, जहाँ पे 16 था वहां पे 32 लगा सकते हैं, तो उसमें रिसोर्स आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो वो चीज क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। बट परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा कि इस मॉडल से इम्प्रूव कर सकते हैं। बट इसका भी क्या होगा, कुछ लिमिटेशंस होगा। सिंपल, कि इसमें भी क्या आता है कि आपको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है, कि अगर आप फाइन ट्यूनिंग अच्छे से करते हो तो मॉडल एक्यूरेसी अच्छे से देगा। दूसरा, अगर इसका अल्टरनेटिव यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सजी बूस्ट या फिर लाइट जीबीएम। ये क्या होता है, फास्टर होता है। लाइट जीबीएम क्या हो गया, फास्टर और ऑप्टिमाइज होगा। फास्टर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जीबीएम ले रहा था वो ज्यादा टाइम ले रहा था, है ना, वही चीज को ऑप्टिमाइज वे पे लिखा हुआ है। और वो कौन सा है हमारे पास, लाइट जीबीएम है। ठीक है। देन एक्सजी बूस्ट क्या आता है, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। ये क्या रहेगा, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग का ही वर्जन है। जैसे बोलते हैं ना कि वर्जन 1 वर्जन 2 अपडेट आ गया, तो वही चीज क्या रहता है कि यहाँ पे भी है, कि बोलते हैं क्या हो गया, 1.0 आ गया, 2.0 आ गया, तो वही चीज यहीं पे है कि हमारे पास वो क्या था, 1.0 था, अब 2.0 है, जिसका नाम क्या है, एक्जी बूस्ट है। ठीक है। एक्जी बूस्ट क्या करता है कि ये ऑप्टिमाइज वर्जन है किसका, ग्रेडियंट बूस्टिंग का, विथ रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो पेनल्टी ऐड करते थे L1 L2 याद है, लेसो रीच, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, लेसो और रीच को भी यूज कर सकते हो पेनल्टी के फॉर्म में। क्यों करते होंगे, क्योंकि अगर ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चांसेस था, ट्यूनिंग करना पड़ता, मतलब ये क्या कर सकता था, ओवरफिट हो सकता था। तो इसको हम क्या कर सकते थे, जनरलाइज कर सकते थे, कैसे, तो पेनल्टी ऐड करके। तो पेनल्टी कैसे ऐड करते थे, तो रेगुलराइजेशन के थ्रू ऐड करते थे। पैरेललाइजेशन का मतलब क्या होता है, पैरेललाइजेशन कि हमारा क्या है, सीक्वेंस में रन होता है बूस्टिंग टेक्निक्स। अब इसने बूस्टिंग को क्या किया कि कहीं कहीं पैरेलली रन करवा दिया है। पैरेलली इन द सेंस कि आपके पास क्या होगा, 4 कोर होगा। आपके लैपटॉप में कितना देखोगे कि एक सीपीयू है, सीपीयू में क्या होता है, कभी 2 कोर लिखे हुए आते हैं, कभी 4 कोर लिखे हुए आते हैं, है ना। देन 8 कोर लिखा हुआ है। तो क्या कर सकते हो आप, किसी भी कोर में डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। सारे 4 कोर है तो चारों कोर में क्या कर सकते हो, एक साथ रन कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं पैरेललाइजेशन। ठीक है। एंड ट्री प्यूरिंग, प्यूरिंग का मतलब क्या था कि आप अपने हिसाब से कहीं पे भी जाके कट कर सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ के बाद अब क्या होगा कि मॉडल ओवरफिट हो सकता है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो वो चीज हमारा क्या था, प्यूरिंग कहलाता है। इंट्यूशंस में क्या होगा, efficiently build adaptive models using optimized tree, कि जो पहले थे क्या कि किसी भी तरीके से ट्री बन रहा था, अब क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज इन द सेंस, जैसे आप लोगों ने भी गार्डनिंग देखते होंगे तो ट्री में क्या होता है कि जब वो स्टार्टिंग फेज पे रहता है तो उसमें क्या करते हैं, चारों तरफ से उनके लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लगा देते हैं। उसके बेस पे क्या होता है कि जिस हिसाब से आप वहां पे फ्रेम लगाओगे उसी हिसाब से क्या होता है, वो पूरा ट्री ग्रो करता है ना। कि आपने क्या किया, रेक्टेंगल का शेप उसके आसपास में लगा दिया, ये ट्री ग्रो करा, तो ये जो ट्री होगा वो रेक्टेंगल का बन जाएगा। अगर आप क्या करते हो, उसी के अंदर इस तरीके से रोड इस तरीके से लगाते हो सर्कल पे, तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो ट्री होगा इसी के बेस पे क्या होता है, इसी में क्या होता है, इसी का शेप ले लेता है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं कि ये क्या करें, हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ट्री को। देन इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, अलग से लाइब्रेरी होती है। कौन सी लाइब्रेरी होगी, तो एक्सजी बूस्ट की अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और उसमें से क्या कर सकते हैं, एक्सजीबी और एक्सजीबी रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, फास्टर है किससे,
जीबीएम से जीबीएम क्या था? ग्रेडियंट बूस्टिंग मैकेनिज्म। बिल्ड इन रिकॉग्नाइज, ये क्या है? रेगुलराइजेशन से। देन ये क्या करता है? हैंडल करता है मिसिंग वैल्यूज को। डिसएडवांटेज क्या होगा? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि इसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए क्या होगा? दिक्कत होगा। दिक्कत इन द सेंस कि हम लोग इंटरप्रेट जल्दी नहीं कर पाएंगे। देन नीड टू ट्यूनिंग, आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस टाइप में किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है। यूज केस क्या होगा? क्या फॉरवर्ड डिरेक्शन टाइम सीरीज डेटा पे इसका यूज कर सकते हो। कब यूज करना है? जब आपके लिए स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी तीनों क्या है? रिक्वायर्ड होगा। तो ये तीन चीज के बेस पे कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या होगा? कि मे बी ये भी क्या हो सकता है, आगे जाके ओवरफिट हो सकता है, तो इसके चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको अल्टरनेटिव कैसे यूज करेंगे फिर? तो ये हमारे पास कौन सा था? एक्जीबूस्ट था। उसी चीज को हम लोग फिर यूज कर लेंगे। क्या यूज कर सकते हैं? तो कैटाबूस्ट। कैटाबूस्ट किसके लिए होता है? तो कैटेगरिकल के लिए होगा। कि वी कैन ट्राई कैटाबूस्ट फॉर कैटेगरिकल डेटा और लाइट जी फॉर द परफॉर्मेंस। तो लाइट जीबीएम देख लेते हैं। लाइट जीबीएम क्या था हमारे पास? ये भी बूस्टिंग टेक्निक है। फ्रेमवर्क यूजिंग लीफ वाइज ट्री ग्रोइंग फॉर द फास्टर ट्रेनिंग। लीफ वाइज ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? लीफ वाइज यहाँ पे रख लेते हैं। और एक हमारे पास लीफ वाइज, सही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। दो साइड दिख रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग मैंने क्या किया कि एक ट्री पे किया। ये नॉर्मल क्या है? आपके पास डिसीजन ट्री है। डिसीजन ट्री में क्या होगा कि आपके पास डेटा होगा, उसके बेस पे यस और नो के बेस पे जाएगा। एंड देन हमारे पास क्या है? आपको ये ब्लू में दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो लीफ है, लीफ किसको बोलते हैं? लास्ट नोड को। मतलब पेड़ का सबसे लास्ट क्या होगा? लीफ ही होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लीफ नोड बोलते हैं। अब लीफ नोड क्या होगा कि और भी आगे जाके ग्रो कर सकता है। ग्रो का मतलब क्या हो गया? हाँ, आगे और जाके बढ़ सकता है। तो ये किसके बेस पे होगा? तो कंडीशन के बेस पे। कि हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मतलब प्योर अभी तक क्लास नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि वो और आगे जाएगा। तो इसको मैंने फिर क्या किया? दोनों को ग्रो किया। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला भी ग्रो हो गया, ये फर्स्ट वाला। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला है। अब ये क्या हो गया? यहाँ से ग्रो हो गया। देन अगेन दो मिला। यहाँ से भी ये क्या हो रहा है? ये सेकंड वाले का है। ये भी क्या होगा? ग्रो होगा। फिर के भी क्या होगा? कुछ लीफ निकली। जैसे लीफ निकला, अब ये फिर दोबारा क्या करेगा कि मान लो कि ये सेकंड वाला क्या कर रहा है? स्टॉप हो गया। तो मान लो ये हमारा क्या है कि अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा कि यही वाला आगे बढ़ा, तो इसमें भी क्या होगा? इस तरीके से लीफ नोड। तो ये कब तक चलेगा कि ये लीफ नोड पे ही ग्रो करेगा। कि जब भी वो डिसीजन लेगा, वो यहाँ तक डिसीजन ले चुका है, अब इसके बाद का ही डिसीजन वो लेगा। इसी इसी को क्या बोलते हैं? लीफ वाइज और लीफ वाइज ट्री ग्रोथ। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो जितने भी एग्जांपल में होगा ना, इसी तरीके से दिख रहा होगा। दिख रहा है कि सिंपली क्या है कि जो हमारे पास रेड है, रेड का मतलब क्या हो गया कि वो वहीं तक जाएगा। तो वहीं पे हमारा डिसीजन क्या आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। और येलो का मतलब क्या है कि वहां पे जो डेटा है वो इम्प्योर डेटा है। इसको फिर प्योर करना पड़ेगा। प्योर करने के लिए क्या करोगे? फिर से इसमें क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो आगे जाएगा, तो कुछ हमारे पास सही आएगा और अभी भी क्या आएगा? कुछ गलत आएगा। तो उसको फिर क्या करते हो? आगे जाते हो। तो फिर दोबारा क्या होगा कि हमारे सारे सही हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा? चलता जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक सारा आंसर सही नहीं है। तो ये लीफ नोड के बेस पे चल रहा है। तो ये हमारा किस में होता है? तो एक्स ए सॉरी लाइट जीबीएम में होता है। लाइट जीबीएम में लीफ वाइज ट्री ग्रोथ होता है, जो क्या था? फॉर फास्टर ट्रेनिंग के लिए होता है। अब इसमें क्या था कि जो ग्रो होता है ट्रेनिंग वर्टिकली बेस्ड लीफ फर्स्ट और विथ रिड्यूस द लॉस फास्टर। अब इसमें क्या कर सकते हो आप? इसके लिए अलग से लाइब्रेरी होती है जिसको क्या बोलते हैं? लाइट जीबीएम। आप इसको इंपोर्ट करते हो, डाउनलोड करते हो पिप इंस्टॉल के थ्रू, और क्या कर सकते हो? एल जीबीएम और एल जीबीएम रिग्रेसेस का यूज कर सकते हो। एडवांटेज क्या होगा? सेम। सबसे पहला एडवांटेज फास्टर है। दूसरा, ये हैंडल कर सकता है लार्ज डेटा सेट्स एंड कैटेगरिकल फीचर्स। फीचर्स मतलब जो एक्स पे डेटा होगा वो हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? ओवरफिट हो सकता है। दूसरा, लीव वाइज ग्रोथ में कॉज इनस्टेबिलिटी और स्मॉल डेटा। कि अगर आपके पास क्या है
डेटा बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा कि ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। कि डेटा ही कम है तो क्या करेगा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि आपको प्रेडिक्शन सही से नहीं मिलेगा। तो वो चीज यहाँ पे इसका क्या है, डिसएडवांटेज। तो इसमें क्या चाहिए, हमारे पास डेटा ज्यादा होना चाहिए थोड़ा सा। यूज केस क्या है कि हाईली फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, की ट्रेडिंग सिस्टम आप बना सकते हो, रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो। अब हमें इसे यूज कब करना है, जब हमारे पास क्या हो, लार्ज टेबुलर डेटा। तो स्मॉल डेटा पे ही क्या करेगा, ओवरफिट कर सकता है, और चांसेस क्या रहेंगे, प्रेडिक्शंस गलत देगा। देन एक हमारे पास क्या है, कैटा बूस्ट है। कैटा बूस्ट क्या होता है, जो हमारे पास क्या था, ग्रेडियंट बूस्टिंग था। अगर आप देखोगे तो हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग था। देन हमने क्या था, एक्सिट बूस्ट लाया था। ये क्या कर रहा था, रेगुलराइजेशन, पैरेललाइजेशन और प्यूरिंग का कॉन्सेप्ट ऐड किया था, बस उसी में ऐड होने का था। अब इसी में क्या था कि इसमें भी अगर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव में कैटा बूस्ट यूज कर सकते हैं और लाइट जीबीएम यूज। तो लाइट लाइट जीबीएम क्या है, सबके लिए हो गया। बट अगर आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, कैटेगरिकल डेटा के लिए काम करना है, तो कैटा बूस्ट यूज कर सकते हैं। ये समझना कि अगर आपके पास कैटेगरिकल डेटा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैटा बूस्ट यूज कर सकते हैं। इसके लिए तो कैटेगरिकल फीचर्स के लिए इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्डिंग इन कोडिंग सिस्टम होते हैं। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, पहले से बना बनाया हुआ उसमें आपको मिलेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इन कोडिंग। इसमें क्या था, यूज ऑर्डर बूस्टिंग एंड द असेंबल हैंडलिंग द कैटेगरिकल वैल्यूज। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसके पास क्या होगा, अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो वो कौन सा आता है, तो कैटा बूस्ट। अब उसमें सिंपली क्या करते हो, कैटा बूस्ट क्लासिफायर और रिग्रेसर्स यूज करो। इसका एडवांटेज क्या होगा, बेस्ट विद द कैटेगरिकल डेटा, एक्यूरेसी क्या होगी, हाई होगी, लेस हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग नीडेड। इसका मतलब क्या होगा कि आपको ट्यूनिंग उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ कैटेगरिकल डेटा फीचर्स ज्यादा है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, कैटा बूस्ट का यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर देन लाइट जीपीएल है, तो उससे स्लो है। और ये क्या है, हैवियर मॉडल। हैवियर मतलब कि इसका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। कि उसकी अगर मान लो कि उनका 200-300 MB साइज है, इसका क्या होगा 500-600 MB। तो ये चीज इसमें यूज केस। और कब यूज करेंगे, जब हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होंगे, कैटेगरिकल डेटा। ठीक है। देन स्टैकिंग मॉडल क्या था, याद है, बैगिंग और बूस्टिंग में कौन सा बेस मॉडल यूज होता था, अभी बताया था। जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी तक, सब में क्या यूज हो रहा था, डिसीजन ट्री ही यूज हो रहा था, दूसरा मॉडल यूज नहीं कर रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना मॉडल खुद चूज कर सकते हैं। जब हम अपने हिसाब से अपना खुद का मॉडल चूज करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, स्टैकिंग में चला जाएगा। ये दिख रहा है, कंबाइंस प्रेडिक्शंस ऑफ द मल्टीपल बेस मॉडल। वहां पे डिसीजन ट्री जितना भी अभी तक हमने देखा ना, उसका जो बिहाइंड द सीन्स मॉडल था वो सिर्फ डिसीजन ट्री था। डिसीजन ट्री के अलावा कोई भी मॉडल दूसरा नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बेस मॉडल चेंज कर सकते हैं। समझे, और वही जब चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, स्टैकिंग कहलाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना मेटा मॉडल क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, रिपोर्ट पे कि हमने क्या किया, स्टेकिंग क्लासिफायर और स्टेकिंग रिग्रेसर्स का यूज किया। ये क्या करेगा, आप अलग अलग मॉडल पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सा मॉडल लिया है, दिख रहा है। एक हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशंस लिया है, एक डिसीजन ट्री ले लिया, और एक एसवीएम ले लिया। ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है। तो आप रिग्रेशंस भी ले सकते हो, और क्लासिफायर लेना है तो क्लासिफायर भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब में क्या ले रहे हैं, रिग्रेसर ले रहे हैं। और इसमें भी क्या रखेंगे, रिग्रेशन लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक डिसीजन ट्री। ठीक है, तो एसबीसी कर देते हैं आपके लिए। ये चलिए, ये दिख रहा है। या तो फिर एसवीआर लेना है तो एसवीआर भी ले सकते हैं। तो रिग्रेशंस के लिए लेना है तो रिग्रेशंस, क्लासिफिकेशन के लिए लेना है तो क्लासिफिकेशन। कैसे ऐड ऑन करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि स्टेक क्लासिफायर लिखे हुए। अब इसके अंदर क्या है, एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर जो हमने यहाँ पे यूज किया, आप देखोगे टपल के फॉर्म में दिख रहा है, कि जो पहला हमारा मॉडल जाएगा उसके अंदर। इसका मैं साथ ही साथ क्या करता हूँ, दिखाने कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, मॉडल 1 हो गया। पहला मॉडल हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, डिसीजन ट्री। तो पहला मॉडल हमारा डिसीजन ट्री है। और ये क्या, स्टैकिंग क्लासिफायर है। दूसरा हमने कौन सा मॉडल दिया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो दूसरा मॉडल हमारा M2 लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एंड देन इसके बाद हमने यहाँ क्या किया, लिस्ट को बंद कर दिया है। एंड देन फाइनल फाइनल एस्टिमेटर का मतलब क्या हो गया, कि इसके बाद जो हमारा काम होगा
कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ये यहाँ क्या है, फाइनल एस्टिमेटर। इसी तरीके से रिग्रेशन भी यूज कर सकते हो, सेम तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। देन हमारा फाइनल एस्टिमेटर क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन। अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि जिस जिस मॉडल में हमारा क्या है स्ट्रेंथ है, उस मॉडल के हिसाब से आप कंबाइन कर सकते हो। दूसरा क्या होगा, बेटर जनरलाइजेशन मिलेगा, आपको एक अच्छा मॉडल मिल सकता है। बट डिसएडवांटेज क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, कि कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो वो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देन रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग इफ नॉट आर केयरफुली डन, क्या आप सही से नहीं कर रहे तो क्या होगा, ओवरफिट होने का चांस ज्यादा है। अब इसका यूज कब हम लोग करते हैं, जब हमको क्या जरूरत पड़ती है, डाइवर्स मॉडल का जरूरत पड़ता है। कब, जब बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए होता है। अब इसमें क्या होगा, लिमिटेशंस, हर एक मॉडल में क्या होता है, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग टाइम लगेगा। तो वही चीज का क्या है, लिमिटेशन है, कंप्यूटेशन कॉस्ट की। अल्टरनेटिवली फिर क्या यूज कर सकते हैं आप, अदर बैगिंग और बूस्टिंग टेक्निक, जो पहले हम लोगों ने देखा है। तो ये क्या है, उनके एग्जाम्पल्स है कि कोर टाइप क्या होगा, आप किस टाइप के डेटा को हैंडल कर सकते हैं, एक्यूरेसी किस में अच्छी आएगी, और स्पीड किसका अच्छा होगा, और ओवरफिटिंग में चांसेस कहाँ पे होंगे, और कब यूज करना है। तो अगर आप सबसे अच्छा देखोगे तो हमारा कौन सा है इस वाले में से, तो एक्सी बूस्ट का देखोगे, ठीक है। बट इससे भी ज्यादा अच्छा हमारे पास कौन सा रहता था, लाइट जीबीएम, याद है। ये क्या होता था, फास्ट भी होता था। ये सारे क्या है कि फास्ट है, ये हमारे पास क्या है कि ये वेरी फास्ट है हर एक चीज पे, और इसमें क्या है कि आप यूज डेटा भी हैंडल कर। तो सबसे जो बेस्ट मॉडल होता है वो लाइट जीबीएम होता है। अगर आपके पास कैटेगरिकल डेटा है उसको, तो उसको हम लोग क्या यूज कर लेंगे, तो हम लोग कैटा बूस्ट यूज कर लेंगे। तो ये पूरा असेंबल टेक्निक से बेस पे था, ये समझ में आया। तो ये हमने क्लासिफिकेशंस के बेस पे बता दिया और रिग्रेशंस के बेस पे बता दिया। तो यही चीज अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशंस में वापस जाके, तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, रैंडम फॉरेस्ट, देन एसवीएम, देन फिर आपको क्या दिखेगा, नई बायस, देन फिर आपको क्या दिखेगा, ग्रेडियंट बूस्टिंग। ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या क्या दिखेगा, तो एक्जी बूस्ट, लाइट जीबीएम और कैटा बूस्ट दिखेगा। इसी के बाद आपको क्या दिखेगा, न्यूरल नेटवर्क, जो आगे एआई के क्लास में देखेंगे। तो ये आगे का क्लास का होगा। हाँ, इसी तरीके से रिग्रेशंस का भी देखोगे आप, क्योंकि रिग्रेशंस में भी क्या होगा, सेम तरीके से होगा कि सुपरवाइज रिग्रेशंस में होता था, सबसे पहला मॉडल क्या था, लीनियर रिग्रेशंस। देन उसके बाद फिर हमने क्या यूज किया था, रीज। फिर हमने क्या यूज किया था अगर याद होगा तो, लेसो। देन इलास्टिक नेट। इलास्टिक नेट क्या होता था, दोनों का कॉम्बिनेशन, कि आप क्या करते हो, रीज और लेसो दोनों क्या करते हो, कंबाइन करके यूज करते हो। तो ये हम लोगों ने किया था। देन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या था, पावर के बेस पे बात करते थे। देन थर्ड हमारे पास क्या था, डिसीजन ट्री रिग्रेशंस। इसके बाद फिर कौन सा होगा, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशर। देन सेम आप जितने भी बूस्टिंग टेक्निक होगा वो सारा चीज आएगा, कि ग्रेडियंट बूस्टिंग आ गया, एक्सी बूस्ट आ गया। देन हमारे पास क्या होगा, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन आ जाएगा। देन हमारे पास क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग ये एआई पे पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने जिसमें भी देखा उसमें क्या था, ओवरफिट होने का चांस ज्यादा था, है ना। तो वो चीज को हम क्या करेंगे, जनरलाइज में लिखेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये हम लोग एआई पे पढ़ेंगे, बट इससे पहले ये क्या हो गया, रिग्रेशंस और क्लासिफिकेशंस के लिए, जो हम लोगों ने पिछले क्लास तक इतना सारा किया था। अभी इन चीजों का एक कोड पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। और दूसरा हमारे पास इसके बाद क्या होगा, अनसुपरवाइज का होगा। अनसुपरवाइज का भी आप लोगों को मैंने शेयर किया था, बाकी कोई नहीं, एक बार मैं देख लूंगा। देन अनसुपरवाइज में क्या होता था बता सकते हो, अनसुपरवाइज बताओ, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या थी, भाई कोई नहीं, रिकॉर्डिंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या था,